स्वागत है आप सभी लोगों का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह। और मित्रों, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज़ तो अपनी चल ही रही है और वो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एनसीईआरटी, और वो है 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी आती है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय की, जो कि पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। तो मैंने आपको एक सरप्राइज़ की बात की थी, ठीक है। तो वो यही सरप्राइज़ है कि हम आज से जो है एनसीईआरटी भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपने जितना प्रेम जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में दिया, उतना ही आप जो है इसमें भी प्रेम देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जो पहला अध्याय आता है, तो क्या करा है देखिए, सुनिए। अगर हम चर्चा करें तो देखिए कि, और मित्रों हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो है जो एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहाँ से निकाली हुई जो बुक है, ठीक है। तो प्रिंट निकाला हुआ है, इसलिए अगर आप समझ रहे हो कि ये कौन सी जो है अलग से पुस्तक आ गई, तो ये वही है जो एनसीईआरटी की जो वेबसाइट पर दी हुई है, ठीक है। तो उसको वहाँ से मैंने जो है इसका प्रिंट निकाला है। तो पहले की अगर अपन बात करें, पहला अध्याय क्या करा है देखिए, हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करा है कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। यानी मित्रों, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मनुष्य जो है दो मामलों में जो है एक यूनिक है। कैसे? एक तो उसके पास जो है बुद्धि है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता। यानी फ्रेंड्स, बहुत ही सरल शब्दों में हम समझते चलेंगे, ठीक है। और जो है आपको मैं बात बताऊं कि एनसीईआरटी पढ़ने में जो अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि ये जो है आसान भाषा में और एक कहानी के माध्यम से जो है चलती है, इसके माध्यम से, जिस कारण से जो हम इसको आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है दो मामलों में यूनिक है। एक तो उसके पास जो है हमने बुद्धि दी है, ठीक है, और एक हमने जो है गतिविधियों में उसको व्यक्त करने की योग्यता। यानी जो बुद्धि हमने उसको दी, उस बुद्धि का वो जो है जो भी काम करता है ना, उसमें जो वो उपयोग करता है, ठीक है। और उस काम के माध्यम से उसको व्यक्त भी करता है कि हाँ, मेरे पास इतनी बुद्धि है। हमें जो है पता भी तो चलता है ना कि कई बार जो है कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो अलग से जो है उसने मान लीजिए कोई आविष्कार कर दिया, ठीक है, और आविष्कार के माध्यम से जो है कोई ऐसी दवा बना दी, ठीक है, जो लोगों के लिए जो है एक वरदान साबित हुई। तो फिर हम जो उसको कहते भी ना कि हाँ, इसके पास तो बहुत बुद्धि है और बुद्धि के माध्यम से इसने काम भी किया। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे क्या कहते हैं, उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता, ठीक है। उसके पास भाषा का प्रयोग भी है और एक दूसरे से वो बातचीत भी कर सकता है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरंग भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। यानी मित्रों, जिन विचारों को वो सही मानेगा, उन विचारों की जो है वो अन्य से चर्चा भी करता है, ठीक है। और अपनी भावनाएं जो होती है और अपनी जो इच्छाएं होती है वो उनको व्यक्त भी करता है बुद्धि के माध्यम से। क्या करा है फिर, राजनीतिक सिद्धांत की जड़ मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज्य सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। और फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य क्या करता है कि मनुष्य जो है बहुत से जो प्रश्न हैं, यानी कौन कौन से, कि हमारी जो राजनीति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, हमें सरकार क्यों चाहिए, और हमें जो है जो आज़ादी हमें हमारे को मिली हुई है, तो क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करते हैं, ठीक है, और नागरिकों की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, और देश की नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो इन सभी बातों की जो है वो जो मनुष्य होता है वो जो है आसानी से अपने भावनाओं के माध्यम से और अपने विवेक के माध्यम से इन सभी बातों का वो जो है आंसर निकालने का प्रयास करता है। आगे क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यानी मित्रों, पहला जो हमारा चैप्टर है ना, वो हमें जो एक सरल और एक सामान्य व्यू देगा किसके बारे में, पूरी बुक के बारे में, ठीक है, कि राजनीति क्या है, कैसे होनी चाहिए। तो इन सभी के बारे में एक सामान्य चर्चा इस भाग में होगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि राजनीति की जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी की हम पड़ताल करते हैं, ठीक है। समानता होगी, स्वतंत्रता हो गया या न्याय जैसे भी मूल्य हैं, उनके बारे में हम विचार करते हैं। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है, ठीक है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिस्थिति को
मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख करता है। यानी मित्रों, जो भी हमारे दैनिक जीवन के जो काम होते हैं ना, उनमें जो है हमें कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, क्या वास्तव में जो है समानता का जो अधिकार हमें मिला अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, तो क्या ये सिद्धांत के रूप में ही है या फिर जो प्रायोगिक रूप में भी बना हुआ है। तो इन सभी की परख हम करते हैं। फिर और आगे जाकर ये देखता है वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार और नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। यानी मित्रों, वही बात मैंने जो अभी आपसे चर्चा की कि क्या वास्तव में जो हमें अधिकार मिले तो कि ये सैद्धांतिक ही है या प्रायोगिक भी है। तो इन सभी की जो है ये जो है इन सभी जो क्वेश्चन है उनका जो है उत्तर भी हम निकालते हैं। आगे क्या कह रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। यानी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है कि हम जो है राजनीतिक जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में हम जो है एक तर्कसंगत रूप से, यानी एक तार्किक रूप से, एक जो है डिटेल से हम उसकी जो है प्रत्येक घटना का हम जो है अध्ययन करते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें जो है यह एक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आगे क्या कहते हैं, इस अध्याय में हम परखेंगे राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। यानी मित्रों, राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम जो है इस अध्याय में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति क्या है, ठीक है, यानी पॉलिटिक्स क्या होती है। तो क्या करा है, आपने देखा होगा लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, यानी अलग अलग लोग अलग अलग राजनीति के बारे में राय देते हैं, ठीक है। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। यानी जो राजनेता होते हैं वो क्या कहते हैं कि भैया हम जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका तो राजनीतिक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वही बात ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भैया राजनीतिक जो अधिकारी होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो तो ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं और आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुछ चक्कर में लगे रहते हैं। यानी मित्रों, मैंने आपसे जो चर्चा की कि जो राजनीति करने वाले लोग क्या कहते हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या उद्देश्य होता है, उनका तो जो है अपनी जो महत्वाकांक्षा है, यानी अपने जो भी कार्य होते हैं वो जो है आसानी से हो जाएं, ठीक है, और जो भी अपनी आवश्यकताएं होती है वो सभी पूरी हो जाए। राजनीति के माध्यम से हम जो है बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएं, ठीक है, और अपने जो परिवारजन है या अपने जो रिश्तेदार हैं उन सभी को भी जो है एक अच्छी जो जीवन स्तर मिले। तो ये सभी जो है उनका राजनीतिक उद्देश्य होता है। और कई का तो भ्रष्टाचार भी होता है कि हम जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से हम जो है बहुत अकूत संपत्ति जब्त कर लें, ठीक है, या जब्त कर लें या अपनी जो है अकूत संपत्ति हम जो है जमा कर लें, ठीक है। फिर क्या कहता है, कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बड़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सार्वजनिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। यानी फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि कई जो राजनेता होते हैं उनका उद्देश्य होता है घोटाले करना या भ्रष्टाचार करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब कुछ राजनेताओं को ये देखते ना कि हाँ ये घोटाले कर रहे हैं या जो है सामूहिक स्वार्थ है उनका या हिंसा पर उतारू हो गए हैं, तो फिर वो जो है उस व्यक्ति को या उस राजनीति के बारे में क्या कहते हैं कि भैया राजनीति जो है गंदी राजनीति है और घोटाले राजनीति में होते हैं। फिर क्या करा है, इस तरह की सोच अब इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यानी मित्रों, अगर कोई राजनेता या फिर अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो अपना स्वार्थ अगर वर्तमान में देखता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं कि भैया ये तो राजनीति करने लग गया है। यानी राजनीति जो शब्द है ना, वो तो एक सामान्य शब्द हो गया है। आपने भी कभी सुना है कि भैया राजनीति आप ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। हम क्या करें, फिर क्या करा आगे, यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे कहा था कि गंदी राजनीति की चर्चा कब होती है कि अगर मान लो कि कोई क्रिकेटर है और वो मैच फिक्सिंग करता है या अपनी मैच में या फिर अपनी टीम में बना रहना चाहता है, तो वो जो पैसा खिलाता है, ठीक है, या फिर वो जो भी भ्रष्टाचार करता है, या फिर कोई स्टूडेंट होता है और वो क्या करता है, पिता की जो हैसियत, यानी पिता कोई IAS या पिता कोई नेता बड़ा है तो उसकी जो हैसियत बनी हुई है पिता की, उसकी हैसियत का उपयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई दफ्तर में मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहा है, ठीक है,
तो वो बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है, यानी उसका कुछ जो है अलग से कुछ स्वार्थ है। तो ये सभी काम जब होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं कि ये गंदी राजनीति है। ठीक है, स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोहभंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। यानी अगर जब हमें ये चीज़ें जब देखने को मिलती है, तो फिर हम जो है राजनीति से जो है मुंह मोड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि भैया राजनीति तो गलत है। फिर हम कहने लगते हैं मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। यानी हम क्या कहते हैं कि भैया हम तो है राजनीति में रुचि नहीं रखते, राजनीति तो गंदी राजनीति है और राजनेताओं का काम है जो है कभी भी पलट सकते हैं, आज इस पाले में कल उस पाले में। ठीक है, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं कि हम तो राजनीति से दूर ही रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते हैं। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि हम जो सामान्य लोग हैं ना, ये जो हम मध्यम वर्ग के जो मनुष्य हैं या मध्यम वर्ग के जो हम व्यक्ति हैं, वही हम राजनीति से परेशान नहीं है। जो राजनेता है ना, वो भी राजनीति से परेशान है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वो भी राजनीति से परेशान है और राजनीति को कोसते रहते हैं। क्योंकि कई बार सरकारें जो है अपनी मनमानी तरीके से उन पर जो है बहुत प्रकार से कानून लगा देती है। ठीक है, या बहुत से ऐसे कानून ले आती है जिससे जो उनका धंधा जो होता है या जो उनका व्यवसाय होता है वो चौपट हो जाता है, या उनकी व्यवसाय में जो है यानी जो उनके व्यवसाय में जो कमाई होती है वो नहीं होती। फिर आगे हम चर्चा करें, सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने खेल को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल देते हैं। मैंने मित्रों क्या करा है कि सिनेमा के जो कलाकार होते हैं ना, वो भी राजनीति की बुराई करते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में आ जाते हैं ना, तो फिर वो अपने आप को राजनीति के अनुसार ही ढाल लेते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति राजनीति में आ गया तो फिर राजनीति जो उसको अच्छी लगने लग जाती है, ये कहना चाह रहा है। आगे क्या कर रहा है, इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इससे निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि जो राजनीति है, क्या यह राजनीति गलत है, या राजनीति जो है उपयोगी हमारे देश में साबित होती है, या हमें इसको या हमको जो है इससे अलग रहना चाहिए, या जो है हमें जो इसमें शामिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हमें करना चाहिए राजनीति के बारे में। तो क्या कह रहा है कि मित्रों, यहाँ पे जो है अलग से एक जो बताया हुआ है क्या कि एक कॉमिक्स बताया हुआ है, क्या कह रहा है, आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। यानी मित्रों, कोई यहाँ पे सरकार बैठी है, यानी कुछ कर्मचारी बैठे हैं और कुछ जो है एक लेडी आई है बच्चे को लेकर के। वो क्या करे कि आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यानी आप जो है राजनीति से संन्यास ले लो, क्योंकि आपका जो काम है उस पर आपका गलत प्रभाव पड़ रहा है और आप जो है धोखाधड़ी से काम कर रहे हो। फिर आगे क्या कहता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। यानी आज वर्तमान में लोग राजनीति क्यों करते हैं कि उनका निजी स्वार्थ है, यानी या तो वो बड़े बड़े पद हासिल करना चाहते हैं, या धन संपत्ति जो है जब्त करना, या धन संपत्ति जो जमा करना चाहते हैं, या अपने जो रिश्तेदार गण हैं उनको बड़े बड़े पदों पर पहुंचाना चाहते हैं, या एक अच्छा जीवन स्तर अपना जो है प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा, हमें समझने की ज़रूरत है राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। यानी ये कहना चाह रहा है कि राजनीति जो होती है ना, वो समाज का महत्वपूर्ण अंग है, समाज से अलग नहीं है राजनीति। महात्मा गांधी ने इस पर टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। यानी मित्रों, क्या करें ये कि महात्मा गांधी जो थे वो ये कहते थे कि जो राजनीति है, ठीक है, उस राजनीति ने हमारे को इस प्रकार से जकड़ दिया है कि वो राजनीति जो है सांप की कुंडली की तरह हमारे को जकड़ लिया है और हम जो है राजनीति से अलग नहीं हो सकते। हमें राजनीति से अब जूझना ही होगा। ठीक है, क्या करें, राजनीति संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक है। यानी मित्रों, कहना चाह रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर समाज में जिंदा रहना चाहता है ना और अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, तो उसको जो है अपनी जो ज़रूरतें हैं और अपने जो हित हैं उसको ख्याल रखना उसको होगा। और परिवार जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों
और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। यानी मित्रों, जो भी संस्थाएं हमने बनाई है, चाहे जनजातियों के लिए हो, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो, या और भी पिछड़ा वर्ग आयोग हो, या अन्य महिला आयोग हो, या कोई भी ऐसी संस्थाएं जो हमने बनाई, चाहे नीति आयोग हो या वित्त आयोग हो, तो जो भी हमने संस्थाएं बनाई है ना, वो ज़रूरतों को, यानी लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, ठीक है, जो लोग सरकार से अपेक्षाएं करते हैं, ठीक है, तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने जो इन संस्थाओं को बनाया है, ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय और यानी ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी मित्रों, कह रहा है ऐसी संस्थाएं जो है क्या करती है, जो भी समस्याएं हमारे देश में आती है तो उनका उपाय खोजती है, और जो भी उनका कर्तव्य होता है, और अगर वो कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है तो उन कर्तव्यों की जो जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई तो उनको वो जो है कबूलती है, यानी उनको जो है वो कबूलने का काम करती हैं। फिर इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी सरकारें भी इन संस्थाओं के साथ मिलकर के काम करती है और देश की जो जनता है उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करती है। आगे क्या कहता है, सरकारें कैसे बनती है, ठीक है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे काम करती है, सरकारें कैसे बनती है और कैसे काम करती है, तो क्या कह रहा है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। यानी सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, तो ये राजनीति में हमें पता चलता है। फिर आगे क्या कहता है, लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती है वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। यानी मित्रों, क्या कह रहा है कि राजनीति जो होती है सरकार के कामों तक ही सीमित नहीं होती। सरकारें जो भी काम करती है ना, वो जो है रेलिवेंट होता है, यानी प्रासंगिक होता है, क्योंकि लोगों के जीवन को जो है वो अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है। यानी अगर सरकार जो है अच्छी योजना लेकर के आ रही है, ठीक है, जैसे मनरेगा सरकार ने लेकर के आई, तो मनरेगा के माध्यम से जो 100 दिन का रोजगार सरकार ने दिया, ठीक है, तो वो लोगों के जीवन स्तर में जो है एक परिवर्तन लेकर के आया, ठीक है, लोगों को रोजगार मिला, ठीक है, तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, लोगों ने जो है अपने बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो है बहुत तरीके से जो है लोगों का जो जीवन था वो बदला। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो आर्थिक नीति हमारी कैसी होगी, अर्थव्यवस्था हमारी किस ओर जाएगी, विदेश नीति यानी विदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, ठीक है, तो और शिक्षा की हमारी नीति कैसे होगी, और शिक्षा हमारी जो है लोगों को कैसे मिलेगी, हमारे जो है बच्चे हैं या हमारे जो हायर एजुकेशन है उनकी हम कैसे नीति बनाएंगे शिक्षा की, तो उन सभी की जो निर्धारित करती है वो सरकार करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। यानी फ्रेंड्स, अगर सरकार सही होगी, यानी एक लोकतांत्रिक सरकार होगी, जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाली सरकार होगी, ठीक है, तो वो सरकार अगर होगी तो एक अच्छा जीवन स्तर लोगों को उस देश में मिलेगा, ठीक है, सुरक्षा मिलेगी, सभी अधिकार उसको मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो सरकार भ्रष्ट है, अकुशल है, निरंकुश सरकार है, तो लोगों के जीवन को वो खतरे में भी डाल सकती है। और फ्रेंड्स, आगे क्या कहते हैं कि अगर मान लो इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी क्या कह रहा है कि अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं, इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए सत्तारूढ़ सरकार है, यानी सत्ता पक्ष जो सत्ता में सरकार है, अगर वो जातीय संघर्षों और सांप्रदायिकता को अगर बढ़ावा देगी ना, तो फिर क्या होता है, स्कूल और बाजार बंद हो जाते हैं, ठीक है, सांप्रदायिकता का मुद्दा जो है उछल करके आता है और संप्रदायों में फिर लड़ाई होती है, अलग अलग संप्रदायों में फिर लड़ाइयाँ होती है और जीवन जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। हम जो अत्यंत ज़रूरी चीज़ें खरीद नहीं पाते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंचते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित होती है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल पाते हैं। यानी मित्रों, अगर सरकार सही नहीं होगी, अगर सरकार स्वार्थी होगी, ठीक है, अगर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो सरकार बनी है, तो वो क्या होगा कि अगर वो सांप्रदायिकता को हवा देगी तो जो स्कूल और कॉलेज जो बंद हो जाएंगे। यानी आपने जो एक फिल्म देखी होगी, जो नायक फिल्म है, उसमें जो है वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं कि जो एक स्टूडेंट को लेकर के जब विवाद हो जाता है तो विवाद के जो है विवाद के उस एक स्टूडेंट के कारण, विवाद के कारण जो है कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है और कितनी हड़ताल हो जाती है, कितने लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और फिर सरकार जो है देखती रह जाती है। यानी सरकार ने जो है पुलिस जो सिस्टम है उसको जो है निर्णय नहीं लेने देती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसी होगी ना तो फिर वो जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और वो राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। लेकिन अगर अच्छी सरकार होगी,
यानी जब फिर जाकर के जब उस मुख्यमंत्री को नायक फिल्म में फिर हटा दिया जाता है और जो है नए मुख्यमंत्री जब बनते हैं, ठीक है, और फिर उस परिस्थिति उस नए मुख्यमंत्री के बनने पर जो है सरकार का ढांचा कैसा होता है, ठीक है, और कैसे कैसे लोगों को जो है अपने यानी पुनः अपने घरों में जो है उनको रहने को मिलता है और रोज़गार भी मिलता है, ठीक है, राशन पानी भी उनको मिलता है। तो ऐसी सरकार की यहाँ पर जो है बात की जाती है। अगर ऐसी सरकार होगी तो फिर वो सरकार जो है रोजगार देती है लोगों को और अच्छी जो है शिक्षा भी प्रदान कराती है। यानी मित्रों, मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल से माध्यम से समझाया कि अगर हमें कैसी सरकार जो है हमारे देश में यानी होनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, चूंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि सरकार जो भी काम करती है ना, उसका हमारे जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है और हम जो है संस्थाएं बनाते हैं और हम जो है क्या करते हैं, यानी हम कई प्रकार के व्यापारिक संगठन भी बनाते हैं या फिर हम बेरोजगार संगठन या जो यूनियन जो बनाते हैं और उन यूनियनों के माध्यम से हम जो है सरकार के समक्ष मांगे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, हम जो है बातचीत करते हैं, सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी होती है या अन्य जो भी कोई संगठन बनाए जाते हैं उनके माध्यम से सरकारी भी फिर चर्चा करती है और उनके माध्यम से चर्चा करने के बाद जो है एक यानी सभी जो है समाज के सभी वर्गों के साथ जो है सहमति के माध्यम से फिर जो है एक निकल करके आता है कानून, और वो कानून अच्छा बनता है, लोगों के जीवन को उस अच्छा बनाने वाला होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक गणराज्य की हम जो स्थापना भी करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं, वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। यानी अगर मान लो हम सरकार की नीतियों से जो है सहमत नहीं है तो हम फिर विरोध करते हैं, हम हड़तालें करते हैं, ठीक है, हम आंदोलन करते हैं और फिर हम प्रदर्शन करते हैं और उसके माध्यम से जो है हम वाद विवाद करते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो है सुना होगा कि जो लोकपाल या लोकायुक्त अधिनियम जो बनकर के आया था, वो उसके लिए हमने जो कितना बड़ा आंदोलन किया, फिर 2013 में जाकर के वो लोकपाल जो अधिनियम बना और हाल ही में जो है लोकपाल की भी नियुक्ति हुई। तो यानी कि हम जो है सरकार की नीतियों से प्रभावित नहीं होते हैं ना, या जब भ्रष्टाचार सरकार में बढ़ने लगता है तो हम जो है फिर गतिविधियों के माध्यम से जैसे आंदोलन या विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सरकार पर जो है दबाव डालते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, हम पूछते हैं कि क्या सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। ये हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा व्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। यानी फ्रेंड्स, हम यह जांचने का प्रयास करते हैं कि क्या भ्रष्टाचार तो देश में बढ़ने लग गया है, ठीक है, क्या हम भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं या किसी खास वर्ग को जो आरक्षण प्रदान किया गया है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। और जो नेता लोग पार्टी में जो है चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो इनका जो है क्या इनका एजेंडा होता है, तो इन सभी के बारे में हम जो है जांचने का प्रयास करते हैं। आगे क्या कहता है, निष्कर्ष यह है, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित और वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है, इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि राजनीति क्यों जन्मी, राजनीति का उद्भव कैसे हुआ। यानी राजनीति का उद्भव जो है इस कारण से बता रहा है कि समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, समाज के लोगों को क्या चाहिए, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी जो है जिम्मेदारियां हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारियां बनती है नागरिकों के प्रति। तो इन सभी के कारण जो है इन सभी प्रश्नों का जो अगर हम उत्तर दें तो इन कारण से जो है हमने राजनीति बनाई है ताकि लोगों को जीवन स्तर अच्छा मिल सके, एक लोक कल्याणकारी राज्य की हम जो है स्थापना कर सके देश में और सभी को जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल सके, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। यानी फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि सरकारों के माध्यम से जो है विभिन्न बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं और इनका जो निर्णय यानी इन निर्णयों का जो प्रभाव पड़ता है वो जनता पर पड़ता है और निर्णय की जो है प्रकृति पर निर्भर करता है कि निर्णय अगर सही होगा, ठीक है, तो अच्छा जीवन स्तर लोगों को मिलेगा, अच्छी जो है लोगों को जो है सुविधाएं मिलेगी। तो आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। यानी मित्रों, क्या कह रहा है
कि यदि जनता भी मान लीजिए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर देती है, ठीक है, जिससे सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, समाज में जो समस्याएं हैं उनका अगर समाधान निकल करके आता है ना समाज के माध्यम से, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर ये सोचते हैं और हम ये विचार लगाते हैं कि हाँ, अब जो है जनता भी राजनीति में जो है संलग्न, यानी जनता भी राजनीति में जुड़ने लग गई है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, यानी राजनीति का जो सिद्धांत है उसमें, यानी कि जो बुक है राजनीति सिद्धांत, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या करा है, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया, नीतियों को निर्देशित किया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अगर हम अपने आसपास देखेंगे ना तो हमें क्या दिखाई देगा कि आंदोलन हो रहे हैं, देश में विकास हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जो निश्चित मूल्य हैं, राजनीति के मूल्य हैं, राजनीति के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया है या नीतियों को भी निर्देशित किया है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत है, यानी जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है और जो समानता का जो सिद्धांत निकल करके आए, ये आदर्श सिद्धांत है और देश में जो है एक स्टेट वेलफेयर यानी लोक कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना करते हैं, यानी जो सरकार जो है जनता की सुविधाएं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसे अमेरिका और भारतीय संविधानों में किया है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि हमने जो लोकतंत्र और स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत अपनाया, ठीक है, इस सिद्धांत के माध्यम से हम जो है जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हैं और इस मूल्यों की हम जो है सुरक्षा करते हैं। आगे क्या कहता है, हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर के रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता है। यानी मित्रों जो सिद्धांत निकल करके आए थे, इन सिद्धांतों का जो है यानी इन सिद्धांतों की जो उत्पत्ति हुई वो एक रात में या एक ही समय में नहीं हुई। इनका निर्माण तो जो है बहुत ही लंबे अरसे से जो है इनका निर्माण जो है हुआ है। जैसे महात्मा गांधी ने कौन से विचार दिए, अम्बेडकर जी ने विचार दिए, कार्ल मार्क्स, अरस्तू, कौटिल्य, इन्होंने जो विचार दिए, इन विचारों को जो हमने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद जो है ये सिद्धांत निकल करके आए हैं। क्या कह रहा है, बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र है बेहतर है। यानी प्लेटो और अरस्तू ने इस बात पर विचार किया था, किनसे, स्टूडेंट से, कि आप बताइए कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा अच्छा होता है। तो आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। यानी रूसों ने फिर यह कह दिया कि जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जो फ्रीडम होनी चाहिए लोगों को, वो जो है लोगों का एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी स्वतंत्रता। यानी जिस प्रकार से रूसों ने कहा कि स्वतंत्रता लोगों का मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से जो है ये कार्ल मार्क्स भी कह रहे हैं क्या कि जितनी आप स्वतंत्रता को जो है तवज्जो दे रहे हैं उतनी ही आप समानता को भी तवज्जो दीजिए। यानी जब तक समानता नहीं है तब तक आप स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, और जब तक स्वतंत्रता नहीं है तब तक समानता का भी मतलब नहीं है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी फ्रेंड्स क्या करा है कि गांधी जी जो थे, गांधी जी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी उसमें जो उन्होंने वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब समझाया था, यानी स्वराज की उन्होंने बात की थी। और कई बार जो है राम राज्य की भी हम बात करते हैं कि जो भारत में राज हो वो जो निम्न स्तरीय जो पंचायती राज पद्धति है उसके आधार पर उन्होंने बात कही थी। और अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो अनुसूचित जातियां हैं, ठीक है, जो दलित जातियां हैं, उनको जो है भारत में अल्पसंख्यक आप मानो और उनको जो है विशेष संरक्षण दो, क्योंकि इस देश में जो है उनके साथ यानी उनके जो अधिकार हैं उनका जो है उल्लंघन होता है। इसके अलावा उनके साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार भी किया जाता है। तो आप क्या करो, उनको जो है एक विशेष सुविधाएं दो और उसी से जाकर के फिर जो है उनको आरक्षण भी संविधान के द्वारा दिया गया था। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया। यानी फ्रेंड्स क्या करा है कि छुआछूत का भी हमने फिर जाकर के अनुच्छेद 17 के माध्यम से निषेध किया और गांधी के सिद्धांतों को यानी गांधीवादी सिद्धांतों को हमने बात की कहाँ, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें जाकर के हमने गांधीवादी सिद्धांतों को जोड़ा।
ठीक है। आगे क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो राजनीति के जो विचार और जो नीतियां हैं, ठीक है, यानी राजनीति जो सिद्धांत है वो हमारी विचारों और नीतियों को बताता है और जिससे हमारा सामाजिक जीवन और संविधान को जो है हमारा आकार मिलता है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यानी राजनीति जो सिद्धांत है वो क्या बताता है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, लोकतंत्र की आप जो है कैसे परिभाषा दोगे, या धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है। तो इन सभी के बारे में जो है एक डिटेल से जो है ये अर्थ बताता है। ये कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का बंटवारा, ठीक है। और आगे क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यानी जो न्यायिक समीक्षा जो हमने सिद्धांत दिया संविधान के द्वारा, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा का हमने जो अधिकार दिया कि आप जो है भैया क्या करना कि अगर मान लो देश की कोई सरकार, ठीक है, चाहे संघ सरकार हो या राज्य की सरकार, अगर कोई ऐसा कानून बना दे कि वो कानून जो है लोगों के अधिकारों का हनन करे, तो आप अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को जो है असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हो या अवैध भी घोषित कर सकते हो, और इस प्रकार से वो कानून फिर समाप्त हो जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का भी हमने संविधान में जो है न्यायपालिका को अधिकार दिया, ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। यह इस काम को विभिन्न विचारकों और इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बेशक रूसो, कार्ल मार्क्स और गांधी जी एक बड़े राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने जो विचार दिए ना, उनकी जो विचारधाराएं थी बहुत ही एक ब्रॉड लेवल पे उन्होंने विचारधाराएं दी, और जितने भी राजनेता आज तक हुए हैं उन राजनेताओं को उनकी विचारधाराओं ने प्रभावित किया। चाहे आप वर्तमान में देख सकते हो, यानी चाहे आप जो है स्वच्छ भारत अभियान की बात कर लो या अन्य कोई अभियान की अगर आप अपन बात करें, तो जो सिद्धांत जो दिए गए, यानी किसके द्वारा, जो भी बड़े बड़े विचारक थे, गांधी जी, रूसो, कार्ल मार्क्स, तो इन विचारकों के विचारों ने जो है बड़े बड़े नेताओं को भी प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। यानी ऐसे भी समकालीन विचारक हैं जो क्या करते हैं कि उनके विचारों की, यानी जो कार्ल मार्क्स या बड़े बड़े जो विचारकों ने विचार दिए, उन विचार का वो जो है उपयोग करते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। और फ्रेंड्स आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया जा रहा है, क्या कह रहा है, क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य उभर करके आया है। यानी इसमें इन जो कथन हमें दिए हैं इनमें कौन सा एक सिद्धांत उभर करके आया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, आगे हम चलते हैं। क्या कह रहा है, लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि बेशक भारत में स्वतंत्रता है और लोकतंत्र है, लेकिन जो स्वतंत्रता और समानता का जो मतलब होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो अभी भी उठना बंद नहीं हुए। यानी स्वतंत्रता और समानता भारत में पूर्णतया स्थापित नहीं हो पाई है, ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। यानी मित्रों स्वतंत्रता और समानता और लोकतंत्र को लेकर के हम जो है वर्तमान में बहुत मुद्दे देखते हैं कि हाँ अभी भी जो है भारत में कुछ लोगों के साथ समानता के साथ व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे कि आप ट्रांसजेंडर का मुद्दा ले लीजिए, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर के साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। या कोई भी जो अलग से जो रोगी होते हैं, चाहे एड्स के रोगी हो या अन्य कोई रोगी होते हैं ना, तो आज भी आप इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी इनके साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। ठीक है, कई जातियाँ हैं, चाहे एससी जातियाँ हों, ठीक है, कई जनजातियाँ हैं, उनके साथ आज भी हम समानता के साथ व्यवहार नहीं करते। तो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जो है ये अलग अलग मुद्दे वर्तमान में उठते रहते हैं, चाहे समानता से संबंधित हो, चाहे उनकी आज़ादी से संबंधित। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है
कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे कहा कि बेशक जो है हमने समानता और स्वतंत्रता का अधिकार भारत में संविधान के द्वारा लोगों को दिया, लेकिन आज भी हम देखें ना तो लोगों के पास जो है समानता उतनी नहीं है। यानी उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे गरीबी के आधार पर हो। ठीक है, आगे कहता है संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त हो। यानी ये भी हो सकता है कि हमने जो समाज में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो। यानी क्या कह रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि हमने जो है विशेष अधिकार दे दिए, लेकिन कुछ लोगों के पास तो जितने अधिकार होने चाहिए थे, यानी जितने मिनिमम अधिकार उनके पास होने चाहिए थे, वो अधिकार भी उनको हमने नहीं दिए। ठीक है, कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है, यानी कुछ लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, जो वो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, वो उन्नति वो प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कुछ लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूलों में पढ़ाई करने में भी अक्षम है, उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। यानी मित्रों, हो सकता है क्या करा है कि जो देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमने उनको जो है कुछ विशेष सुविधाएं दे दी, विशेष अधिकार दे दिए, लेकिन कुछ लोगों के पास हमने जो है उतने भी अधिकार नहीं दिए जितने उनके पास एक जीवन जीने के लिए होने चाहिए थे। और कुछ लोग जीवन में जो चाहे वो करना चाहे, ठीक है, वो कर सकते हैं। जो वो उन्नति प्राप्त करना चाहे, जो वो जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे जो होते हैं वो एक न्यूनतम यानी जो बेसिक शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार से जो है उनके पास जो अभी भी स्वतंत्रता नहीं है और समानता उनके पास उतनी नहीं है। आगे क्या कह रहा है मित्रों, सुनिए कि हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी हमने दी है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी हमने स्वतंत्रता का अर्थ समझाया है संविधान के द्वारा कि स्वतंत्रता का मतलब होगा क्या, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 19 के माध्यम से हमने स्वतंत्रता का मतलब समझाया। हमने 6 मूल अधिकार अनुच्छेद 19 के माध्यम से लोगों को दिए। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने बेशक स्वतंत्रता का मतलब समझा दिया, लेकिन फिर भी जो हम क्या करते हैं, बार बार हमें जो है स्वतंत्रता की नई व्याख्या हमें देनी पड़ती है। क्या करा है, यह एक तरह से खेल है, खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि इसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। यानी जो हमने संविधान में मूल अधिकार दिए उसको जो है हम लगातार जो है कभी ना कभी उसकी पुनर्व्याख्या करते रहते हैं। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों के द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या दी गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा दी गई। यानी मित्रों, बार बार हम मौलिक अधिकारों की नई परिभाषा देते रहते हैं, नई उनकी व्याख्या हम करते रहते हैं। और यह भी कहता है कि जो आजीविका का अधिकार है, यानी जो जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जो जीवन यापन करने का अधिकार है, उसको हम जीवन के अधिकार में शामिल करते हैं। और इसके लिए अदालतों ने भी जो है इसकी पुनर्व्याख्या दी है। और सूचना के अधिकार को भी हमने शामिल किया, किसमें, अनुच्छेद 21 में। और सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून के द्वारा हमने दी है। ठीक है, आगे कहता है समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई चुनौतियां, नई व्याख्याएं पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मूल अधिकारों में संशोधन भी हुए और इसका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। यानी मित्रों, क्या कह रहा है कि समाज में जो है बार बार नई चुनौतियां उभर करके हमारे सामने आती है और फिर हमें क्या करना पड़ता है कि बार बार हमें जो है नए मूल्यों का और नए जो हमने सिद्धांत बनाए हैं उनकी हमें नई व्याख्याएं देनी पड़ती है। ठीक है, और आगे कहता है कि बेशक हमने जो है कई बार मूल अधिकारों में जो है संशोधन भी किए। ठीक है, और न्यायिक व्याख्याएं हमने दी और हमने कई बार जो है जब भी हमारे सामने समस्याएं आई उनका हमने डट करके सामना किया है और समस्याओं का हमने समाधान भी सुझाया है। कह रहा है कि 42 पे क्या कह रहा है कि यहाँ कहा ना कि भी मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए। और ठीक है, और उसके माध्यम से हमने जो है संविधान में जोड़ा अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 48 से हमने संविधान में जोड़ा। इसके अलावा हम लेकर के आए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और उसके माध्यम से हमने जो है अलग से एक जो है अनुच्छेद जोड़ा 38वां। इसके अलावा हम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आए 2011 में और हमने फिर सहकारी समितियां, यानी सहकारी समितियां बनाने का हमने भारत के लोगों को अधिकार दिया। तो क्या कह रहा है, बार बार हमने मौलिक अधिकारों में जो है देश की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन भी किए हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है सुनिए। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। यानी
जैसे जैसे हमारी दुनिया में परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे हमारे देश के जो रहन सहन है उनके माध्यम में, उनके जो रहन सहन है उसमें जब जैसे जैसे परिवर्तन आता है तो हम जो है नए नए आयामों की खोज करते हैं आज़ादी के। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। यानी मित्रों, बेशक हमने जो है आज सूचना क्रांति के माध्यम से बहुत ही नई ऊंचाइयों को शामिल किया है, ठीक है। बड़े बड़े सैटेलाइट्स हमने जो है लॉन्च किए हैं और हमने जो है आज सूचना क्रांति का बहुत ही जो है एक ब्रॉड लेवल पर उपयोग किया है। लेकिन इससे जो है हमने कुछ, यानी इसके माध्यम से हमने जो कुछ समस्याएं पाई, कौन सी, कि आज जो है साइबर क्राइम जो है बड़े धड़ल्ले से हो रहे हैं। इसके अलावा जो है कई बार जो है बहुत बड़ी जो हमारी जो जो सूचनाएं होती है वो जो है अपराधियों के हाथों में लग जाती है। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट जन सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियम जरूरी मानते हैं। क्या करा है मित्रों, ये करा कि जो इंटरनेट उपयोग करने वाले जो लोग हैं ना, वो बेशक ये नहीं चाहते कि हाँ सरकारी नियंत्रण हो, लेकिन हमारा जो, यानी हमारी जो इंडिविजुअल जो हमारी जो बीस हमारी जो सूचना है, जो हमारी गोपनीयता है, उसकी सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। आगे क्या कहता है, परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताकझाक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को या तो कुछ स्वतंत्र नियामकों का, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या हम सरकार को जो है इतनी शक्तियाँ दे दें कि वो किसी भी व्यक्ति की जो ईमेल है उसकी वो जो है छानबीन कर सके, या हम जो है किसी भी अजनबी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं, या हम अपने, यानी कई बार जो है जो कंपनियां होती है वो विज्ञापन, जो अपने विज्ञापन होते हैं उत्पाद के, तो उनका विज्ञापन क्या वो कंपनियां कर सकती है। तो यही बात यहाँ पे की जाती है कि बेशक हमने जो है सूचना क्रांति का लाभ उठाया है, लेकिन हमने बहुत समस्याएं भी पैदा कर दी है, ठीक है। क्योंकि लोगों की जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो आज पूरे देश में फैल गई है, और कई बार आपने देखा होगा कि गोपनीय सूचनाएं चोरी हो जाती है और उनका चुनावों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे फेसबुक का मुद्दा आपने सुना होगा कि फेसबुक के द्वारा जो है सूचनाएं निकल गई और सूचनाओं का फिर उपयोग किया पार्टियों के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज जो है 7 पेज जो है आज जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत का जो चैप्टर है पहला वाला, ठीक है, तो उसके आज हमने 7 पेज पढ़े। अभी तक जो है आपको मैं बताऊं तो इतने ही पेज अभी और बाकी है, और आज के लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगला लेक्चर में हम जो है फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मित्रों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितनी मैंने आपको समझाने में जो है प्रयत्न जो है मैं सफल रहा, और कितना मैं सरल शब्दों में आपको समझाने में जो है भरपूर यानी सफल रहा, तो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आसान से आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।